ये है एक नौजवान का आध्यात्मिक सफर। जब मैं सिर्फ 16 साल का था तो मैंने कहा था ये ईश्वर नहीं है। किस ईश्वर की बात कर रहे हैं? एक विवादास्पद बेस्टसेलर उसने मुझ पर जादू कर दिया था, मैं उसे एक ही सांस में पढ़ गया। और एक साइंटिफिक थ्योरी जिसने दुनिया को बदलाव की लहर से दहला दिया। एरिक वॉन डैनिकन ने सब कुछ पलट कर रख दिया था। क्या थी एरिक वॉन डैनिकन और प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरी की हकीकत? और क्या थी उनकी अलौकिक प्रेरणा? एंशिएंट इजिप्शियंस ने आकाश के देवताओं की मदद से ही पिरामिड्स का निर्माण किया था। चौंका देने वाले खुलासे। आज हम फिर से उसी प्राचीन टेक्नोलॉजी की खोज में जुटे हैं जो हजारों साल पहले धरती पर मौजूद थी। हैरान कर देने वाले नतीजे। क्या उन्हें अनदेखा किया जा सकता था? भले ही उसके सही होने की संभावना लाखों में एक थी, फिर भी सब कुछ बदल गया। वो यहाँ आए थे और वो एक बार फिर आकर पृथ्वी पर दस्तक जरूर देंगे। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर ये सच है तो क्या हमारे भविष्य की बुनियाद हमारे प्राचीन इतिहास के कंधों पर टिकी होगी? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? एंशिएंट एलियंस। मिनियापोलिस, मिनेसोटा, अक्टूबर 2012। अब मैं इनवाइट करता हूं एरिक वॉन डैनिकन को। सैकड़ों लोग मशहूर लेखक और शोधकर्ता एरिक वॉन डैनिकन को पैराडाइम सिंपोजियम पर 4 दिन के एक इवेंट पर सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसका विषय था प्राचीन कॉस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी और साइंस फिक्शन की खोज। शायद अंतरिक्ष के लोग यहाँ आते थे, लेकिन सबूत कहाँ है? ये कैसे साबित होगा? दुनिया भर में उनकी किताबों की 6.5 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते हैं, जबकि कुछ धर्म विरोधी। लेकिन एरिक वॉन डैनिकन ने दुनिया का ध्यान अपनी विवादास्पद थ्योरीज की तरफ खींचा और उस मुहिम की शुरुआत की जिसे हम प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरी के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी हमेशा इस सोच को नकारती रही, लेकिन अब हमारी सोच को बदलना होगा। वॉन डैनिकन की रिसर्च उन्हें दुनिया के हर हिस्से में ले गई, जहां उन्होंने प्राचीन संस्कृतियों के अनसुलझे रहस्यों की तहकीकात की। वो जिंदगी भर मुख्य धारा के बुद्धिजीवियों की मान्यताओं पर सवालिया निशान लगाते रहे। हम उन्हीं की पीढ़ी हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपसे कह रहा हूँ, हम उन्हीं एलियंस की औलादे हैं। ये किसी किस्म का कोई इत्तेफाक नहीं है। एरिक वॉन डैनिकन ने अपनी पहचान फरवरी 1968 में दर्ज की, जब स्विट्जरलैंड में एक होटल मैनेजर से लेखक बने इस शख्स ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स से पुरानी मान्यताओं की जड़ों को झंझोड़ दिया। इसमें उन्होंने लिखा कि प्राचीन इतिहास में दूसरी दुनिया के बुद्धिमान जीव पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने इंसानों से संपर्क भी किया था। इस किताब ने बाजार में आते ही खलबली मचा दी और पहले ही साल में इसने 5 लाख प्रतियों की शानदार बिक्री दर्ज की। ये किताब उस साल आई थी जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था और लोग इस बात को मानने लगे थे कि अंतरिक्ष में ट्रैवल करना पूरी तरह मुमकिन है, और ये बात साबित भी हो चुकी थी। कई लोग इस नए विचार यानी प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरी को सुनकर काफी एक्साइटेड हो गए थे। उनके लिए ये कोई कहानी नहीं थी और उनके विश्वास को और मजबूत किया मॉडर्न स्पेस एज ने। लोग इस तरह के सब्जेक्ट्स में बेहद दिलचस्पी लेने लगे और वो बेसब्री से ये जानना चाहते थे कि क्या हमें चांद पर ऐसा कोई सबूत मिला है जो इंसानों और एलियंस के पुराने रिश्तों पर मोहर लगा सके। देखा जाए तो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स का विचार 1950s से ही सामने आने लगा था, लेकिन वो वॉन डैनिकन ही थे जिन्होंने इस तरह की बहस को आम लोगों की भाषा बना दिया था। चैरियट्स ऑफ द गॉड्स मेरे लिए काफी अहम किताब है क्योंकि इसने मेरी आंखों पर चढ़े पर्दे को उतार दिया था। मुझे लगने लगा था कि प्राचीन मानव और दूसरे ग्रह के प्राणियों के बीच संपर्क की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
उसने मुझ पर जादू कर दिया था। मैं उसे एक ही सांस में पढ़ गया। वो ऐसी पहली बुक थी जिसे मैं पढ़ गया एक ही दिन में। उनकी थियरीज जिनमें उन्होंने एलियंस के यहाँ आने की संभावना जताई है, बेहद कमाल की है। अपने पुरजोर सवालों में वॉन डैनिकन ने इशारा किया कि अगर गौर किया जाए तो एलियन और इंसानी संपर्क के पुख्ता सबूत प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और रहस्यमयी नक्काशियों से सजे स्मारकों और दुनिया भर में फैले मोनोलिथ्स के रूप में आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। वो सिर्फ यही कहना चाहते थे कि हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स, हिस्टोरिकल कल्चर्स के बारे में जो बातें चली आ रही हैं, हमें उससे अलग सोचना होगा। हमें अपने नजरिए के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, भले ही उसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल संपर्क शामिल हो। एरिक ने कई दिलचस्प काम किए, जैसे कि उन्होंने बाइबल स्टोरीज को उठाया और उनको एक नई एक्सप्लेनेशन दी, जिनमें एंजल से बात करते हुए लोग थे जो अग्नि रथ पर बैठकर अंतरिक्ष में लौट गए। और जो हमें सिखाया गया था, ये उन चीजों की एक तरह से नए सिरे से जांच परख थी। आम लोगों में बेहद मशहूर होने के बावजूद बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने डैनिकन के दावों को गुमराह करने वाला विज्ञान बताया। मुझे पता था वो हंसेंगे, लेकिन जिस तरह से मीडिया में मेरा मजाक उड़ाया गया, वो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझ पर ऐसे शब्दों से हमला किया गया। एरिक वॉन डैनिकन ने ये कहा, जबकि सच्चाई ये है कि चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में 238 सवाल थे, लेकिन उनकी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। शुरुआत करने वाले अक्सर ही निशाने पर होते हैं। पढ़े लिखे समाज ने कई सालों तक वॉन डैनिकन पर तीर दागे कि उनकी रिसर्च अधूरी है, सोच बेबुनियाद है, एनालिसिस बेसिर पैर की है। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके शुरुआती काम की सच्चाई पर भरोसा होने लगा। और मेरे ख्याल से आज भी लोगों में इस सब्जेक्ट को लेकर जो दिलचस्पी है, वो सिर्फ वॉन डैनिकन की जी तोड़ कोशिशों की वजह से है। आज के और पुराने वक्त के महान विचारक वही हैं जिन्होंने पुरानी धारणाओं को चुनौती दी, और एरिक वॉन डैनिकन ने भी पढ़े लिखे समाज को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि जिन चीजों को हम सिर्फ धार्मिक कहानियां मानते हैं, दरअसल वो वैज्ञानिक बुनियाद पर खड़ी हैं, और हमें उस बुनियाद में छिपे राज खोलने होंगे। लेकिन एरिक वॉन डैनिकन के इन चौंका देने वाले सिद्धांतों का आधार क्या था? एलियन एस्ट्रोनॉट्स के प्राचीन इतिहास में पृथ्वी पर कदम रखने के इस विचार की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी? मेरी एजुकेशन जेजुइट्स के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। 3 साल तक हम बाइबल के हिस्सों को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। मोसेस की पहली किताब में ईश्वर के जन्नत से पृथ्वी पर उतरने की कहानी थी, जिसमें वो एक धुएं से ढके, एक आग उगलते, शोर मचाते, कांपते हुए पवित्र पहाड़ पर बैठकर नीचे उतरे थे। उस वक्त मैंने कहा कि ये ईश्वर नहीं है, हम किस ईश्वर की बात कर रहे हैं? मेरे ईश्वर को आने जाने के लिए सवारी की जरूरत नहीं है। और उस वक्त जेजुइट प्रीस्ट ने मुझे सलाह दी कि एरिक, तुम्हें बुक ऑफ इनॉक पढ़ने की जरूरत है। द बुक ऑफ इनॉक को बाइबल से बाहर कर दिया गया था, और आज भी कई धर्मशास्त्री इसे विवादास्पद मानते हैं। लेकिन वॉन डैनिकन को मानो उनके मन में उठे सवालों का जवाब मिल गया था। उसके मुताबिक ईश्वर ने इनॉक को एक आग उगलते रथ में बैठाकर पृथ्वी से निकाल दिया था। लेकिन उस जमाने में फ्लाइंग मशीन्स तो होती ही नहीं थी, इसलिए धार्मिक मत कहते हैं कि उन्हें जन्नत भेज दिया गया था। लेकिन मेरे ख्याल से इनॉक ने जिस चीज को देखा था, वो दरअसल कोई स्पेसशिप थी। इनॉक की इस यात्रा के इस भूले बिसरे दस्तावेज ने वॉन डैनिकन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान बिब्लिकल प्रॉफिट इज़ेकियल की कहानी पर लगा दिया। इनॉक की तरह ही इज़ेकियल को भी अग्नि रथ में उठा लिया गया था। उस व्हीकल की व्याख्या उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में उसकी तकनीकी खूबियों के साथ काफी विस्तार के साथ की है। वॉन डैनिकन अपने प्रीस्ट का ध्यान इस अनोखे ग्रंथ की ओर खींचने में कामयाब रहे। प्रीस्ट का कहना था कि इज़ेकियल ने एक विजन देखा था। मैंने कहा, नहीं, ये कोई विजन नहीं है, उसमें आवाज की व्याख्या है। उन्होंने उस आवाज को झरने के बेतहाशा शोर जैसा बताया था। ये विजन नहीं हो सकता, ये कुछ और है, रॉकेट इंजन्स जैसी कोई चीज। और अब जबकि हम एलियन कांटेक्ट और स्पेस ट्रेवल की बात कर रहे हैं, तो ये सब हकीकत लगता है। एरिक ने धर्म और ईश्वर के अस्तित्व के विचार को पूरी तरह नहीं नकारा था।
एंजल्स के अस्तित्व को भी नहीं नकारा था। वो चीजों को दूसरे नजरिए से देख रहे थे, लेकिन साथ ही उनमें थोड़ी आध्यात्मिकता थी और विश्व की सच्चाइयों का ज्ञान भी। मैं एक कैथोलिक के तौर पर बड़ा हुआ हूँ, एक ईसाई के तौर पर, और मैं आज भी ईश्वर के होने में यकीन करता हूँ। मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ। जब भी मैं प्राचीन एस्ट्रोनॉट्स की बात करता हूँ, तब भी ईश्वर को एक पल भी नहीं भूलता। एरिक वॉन डैनिकन और कई दूसरे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट रिसर्चर्स के मुताबिक आमने सामने हुई इन मुलाकातों के सबूत पवित्र बाइबल के पन्नों में ढूंढे जा सकते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब इस स्विस नौजवान को हर हाल में ढूंढना था, और उनकी यही खोज उन्हें ले गई मिस्र के रेगिस्तान में, जहां मौजूद थे मानव इतिहास के सबसे अनसुलझे रहस्य, ग्रेट पिरामिड्स। उत्तर पूर्वी मिस्र, साल 1954। महज 19 साल की उम्र में एरिक वॉन डैनिकन गीजा जा पहुंचे, जो कायरो से 3 मील की दूरी पर है। वहां उन्होंने पहली बार इजिप्शियन पिरामिड्स का करीब से मुआयना किया। जब मैं पहली बार इजिप्ट गया तो मैं एक अच्छा खासा नौजवान था। ये चैरियट्स ऑफ द गॉड्स लिखे जाने से काफी पुरानी बात है, और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये इंसानों ने नहीं बनाए, इन्हें बेहद प्लानिंग के साथ बनाया गया है। हालांकि मैं उस वक्त ये अच्छी तरह जानता था कि आर्कियोलॉजी के मुताबिक ये बिल्डिंग कियोप्स नाम के फेरो ने बनाई थी। तो मैंने सवाल उठाया कि ये कियोप्स नाम कहां से आया है, क्योंकि यहाँ कहीं भी कियोप्स का स्टैचू मौजूद नहीं है, ना ही कियोप्स की कोई मम्मी मिली है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई ऐसी महान बिल्डिंग बनाएगा तो वो गर्व से कहेगा कि ये महान काम मैंने किया है, लेकिन इन्हें बनाने वाला तो पूरी तरह गुमनाम है। ग्रेट पिरामिड को हमेशा ही एंशिएंट एलियन थियरी के साथ जोड़ने की कई वजह हैं। ये प्राचीन इतिहास का बचा हुआ आखिरी अजूबा है, और कोई भी इनकी बारीक बनावट के राज को सुलझा नहीं पाया है। एरिक ये नहीं कहते कि इन्हें एलियंस ने बनाया है। एरिक का कहना है कि पिरामिड्स, खास तौर पर ग्रेट पिरामिड, उस तरीके से नहीं बनाए गए हैं जिसकी वकालत आजकल के बुद्धिजीवी करते हैं। ग्रेट पिरामिड को बनाने के तरीके में छिपी पहेली और इन्हें बनाने के पीछे के मकसद का राज, इन सभी ने इस स्विस नौजवान की जिज्ञासा और कल्पना शक्ति को उड़ान दी। तो क्या उनके टीचर्स ने उन्हें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो कुछ बताया था वो सब झूठ था? मिस्र के पिरामिड इस ग्रह पर मौजूद सबसे महान अजूबों में से एक है। कुछ लोगों को लगता है कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के लिए काम करते हैं, लैंडिंग मार्क्स, पावर प्लांट्स, प्लैनेट स्टेबलाइजर्स के तौर पर, और एनर्जी वेव्स पैदा करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि किसी ने इन्हें बनाने के लिए इंसानों को जरूरी ज्ञान दिया था, क्योंकि ये ना सिर्फ बेहद विशाल है बल्कि सटीक भी है। इस बारे में कोई सवाल पैदा नहीं होता कि गीजा के पिरामिड्स को इंसानों नहीं बनाया है, यानी एंशिएंट इजिप्शियंस ने। हालांकि प्राचीन इजिप्शियन लेख हमें यह बताते हैं कि प्राचीन पिरामिड्स को बनाने वाले एंशिएंट इजिप्शियंस ही थे, लेकिन इसमें आकाश के देवताओं ने उनकी मदद की थी। क्या ये मुमकिन है कि शुरुआती मिस्र वासियों को इन महान पिरामिडों को बनाने का ज्ञान किसी दूसरी दुनिया की ताकतों से मिला था? और अगर ऐसा है तो क्या दूसरी आर्कियोलॉजिकल साइट्स की जांच से इस बात के सबूत जुटाए जा सकते हैं? साल 1971, जगह पूर्वी भारत। यहां कोलकाता में एक संस्कृत कॉलेज है, जहां एरिक वॉन डैनिकन की मुलाकात प्रोफेसर दिलीप कंजीलाल से हुई थी, और वजह थी वैदिक संस्कृत का ज्ञान, वो भाषा जिसका इस्तेमाल प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किया गया है। प्रोफेसर दिलीप कांजीलाल ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का आधुनिकीकरण किया है, और उन ग्रंथों में जगह जगह उन तथाकथित देवताओं का जिक्र किया गया है जो फ्लाइंग मशीन पर बैठकर जन्नत से पृथ्वी पर आते थे। हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों के हिसाब से हिंदू देवता फ्लाइंग व्हीकल्स में बैठकर आसमान से उतरते थे
और वो उन व्हीकल्स को विमान कहते थे। इनके बारे में बेहद बारीकी से ब्यौरा दिया गया है। ये विमान कैसे दिखते थे, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उन्हें उड़ाने के लिए कौन सी चीजें जरूरी थी, इन सभी चीजों को सिलसिलेवार ढंग से हजारों साल पुराने प्राचीन हिंदू ग्रंथों में बताया गया है। और एरिक को ये महसूस हुआ कि ये मशीन यानी विमान वाकई नटबोल्ट से बने हुए एयरक्राफ्ट्स थे, और जाहिर है उनके मुताबिक यही प्राचीन एस्ट्रोनॉट्स के फ्लाइंग व्हीकल्स थे। जब एरिक पहली बार इंडिया गए तो उन्हें एक अलग ही दुनिया का तजुर्बा हुआ और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरी के लिए भारत किसी छिपे हुए खजाने से कम नहीं है। पूरे भारत में हमें बेमिसाल टेंपल टावर्स दिखाई देते हैं जिन्हें स्तूप या विमान का नाम दिया गया है, और फिर हमारे जहन में ये सवाल उठने शुरू होते हैं कि आखिर ये स्तूप आए कहां से हैं। एक और ग्रेट कंट्रीब्यूशन एरिक के नाम है कि उन्होंने इंडिया पर ध्यान दिया। ऐसे लोग काफी कम हैं जिन्होंने वाकई प्राचीन इंडियन सिविलाइजेशन को स्टडी किया है, हालांकि वो हजारों साल पुरानी है, और वहां उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जो प्राचीन विमानों से मिलते जुलते हैं। सुदूर पूर्व में ऐसे कई हिंदू मंदिर हैं जिनका आर्किटेक्चर आसमान में घटने वाली घटनाओं की रिप्रेजेंटेशन लगता है। हिंदू मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा विमान जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसा लगता है। धीरे धीरे हम लोगों को ऐसा एहसास होने लगा कि इन लोगों ने पत्थरों के ढांचों को बिल्कुल उन्हीं चीजों जैसा बनाया है जिन्हें इन्होंने आसमान में उड़ते हुए देखा होगा। सबसे प्राचीन मौजूदा रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो हैं भारत के वैदिक ग्रंथ। उनमें साफ तौर पर विमानों में हुई आसमानी लड़ाइयों का जिक्र किया गया है। इस तरह हम खुद ही अपने प्राचीन इतिहास से अनजान नजर आते हैं। ये हमारा सिर्फ भ्रम है या फिर इस बात में सच्चाई है कि आज हम फिर से उसी प्राचीन टेक्नोलॉजी की खोज में जुटे हैं जो हजारों साल पहले मौजूद थी। दुनिया भर में मौजूद प्राचीन ग्रंथ फ्लाइंग व्हीकल्स की बात करते हैं, हवा में उड़ने वाले प्राणियों की, फ्लाइंग हॉर्सेस की। लेकिन इन सब को एक साथ लेकर आए एरिक, और उन्होंने बताया कि दरअसल देवता हवा में सुपरमैन की तरह उड़ान नहीं भरते थे। वो पहले किसी तरह के नट बोल्ट से बने एयरक्राफ्ट में बैठते थे, ठीक हमारी तरह, और फिर उड़ जाते थे। और यही था चैरियट्स ऑफ द गॉड्स। इनॉक ने लिखा है कि आसमान के रखवाले नीचे पृथ्वी पर उतरे थे। आगे लिखा है कि उन्हें फॉलन एंजल्स का नाम दिया गया और वो इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। जाहिर है उनकी औलादें विशालकाय थी। इस तरह एलियंस और इंसानों के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की बातें भी सामने आती हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है। एरिक वॉन डैनिकन इशारा कर रहे हैं कि हम और कुछ नहीं बल्कि उसी एलियन प्रजाति की नस्ल हैं जिन्होंने हजारों साल पहले आधुनिक इंसानों की बुनियाद रखी थी। और वो एलियंस ही थे जिन्होंने इंसानों को बुद्धिमानी का तोहफा दिया था। होमो सेपियंस का इतिहास लगभग 2.5 लाख सालों तक फैला हुआ है, लेकिन सिर्फ पिछले 50,000 सालों में ही इंसानों में इतने जबरदस्त बदलाव आए कि हम गुफाओं से बाहर निकलकर हवा में उड़ने वाले आधुनिक सभ्यता में तब्दील हो गए। साइंस ने कभी भी इस उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा कि एक दिन वो इस ग्रह पर इंसानी इतिहास की उलझी हुई हर गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन 150 सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद वो इस रहस्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। शायद इसका जवाब हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए ग्रंथों में ही छिपा है, जिनमें उन्होंने हमें देवताओं की संतान बताया है। हम पृथ्वी पर मौजूद हर दूसरे प्राणी से अलग हैं। हम अलग हैं क्योंकि हमें बनाया गया है। जब हम पूरे इतिहास पर नजर डालते हैं तो एक बड़ा सवाल सबके सामने आता है। पृथ्वी नाम के इस ग्रह पर ऐसी इतनी बुद्धिमान प्रजातियां हैं जो शायद लाखों सालों से जिंदगी के हर रूप में विकसित हो रही हैं, और हो सकता है कि आधुनिक इंसान भी इन्हीं मैनिपुलेटेड जेनेटिक क्रिएशंस में से एक हो।
मान लीजिए कि जितनी भी नॉलेज इंसानों को है, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और राइटिंग, ये सभी हमें स्वर्ग के देवताओं ने दी है। इससे एक सवाल पैदा होता है, क्या डैनिकन सही है? क्योंकि अगर इसकी संभावना बेहद हल्की सी भी है, लाखों में एक चांस या बेशक करोड़ों में, तो भी मैं कहता हूं कि वो सब कुछ बदल देगा। क्या वाकई पुरातन धार्मिक लेख प्राचीन सभ्यताओं और एलियंस के बीच संपर्क का कोई सबूत पेश करते हैं? चैरियट्स ऑफ द गॉड किताब ने इस विषय पर बहस, अटकलों और आलोचनाओं के नए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन इसकी बेमिसाल कामयाबी ने इस स्विस लेखक को अपने जवाबों की खोज में दुनिया घूमने की काबिलियत भी दी, और इन जवाबों की तलाश ने उन्हें आधी दुनिया पार दक्षिणी अमेरिका के इन प्राचीन खंडहरों की दहलीज पर पहुंचा दिया। बोलिविया, दक्षिणी अमेरिका। यहां खामोशी की चादर ओढ़े खड़े हैं पुमा पुंकू के खंडहर। यह है एक प्राचीन शहर टिवानाकू, जहां मौजूद है ये रहस्यमय टेंपल कॉम्प्लेक्स। माना जाता है कि इसका निर्माण 2000 साल पहले किया गया था। जिस साल उनकी बेस्ट सेलिंग बुक चैरियट्स ऑफ द गॉड बाजार में आई, लेखक एरिक वॉन डैनिकन ने अपनी विवादास्पद थ्योरी के सबूतों की तलाश में इस आर्कियोलॉजिकल साइट का मुआयना करने का फैसला किया। ऐसे सबूत जो साबित कर सके कि एलियंस प्राचीन काल में इस ग्रह पर आ चुके हैं। पूमा पुंकू बोलिविया की पहाड़ी में है, और जब आप वहां पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। आप विशालकाय प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। उस वक्त यानी 1968 में उस जगह पर किसी किस्म का कोई आर्कियोलॉजिकल वर्क नहीं किया गया था। जब एरिक वॉन डैनिकन पुमा पुंकू पहुंचे तो उन्हें वहां एविडेंस भी मिले, और वो है ये लॉस्ट हाई टेक्नोलॉजी। उन्हें वहां लेजर परफेक्शन से ड्रिल्ड होल्स मिले। ऐसे स्टोन्स हैं जिन्हें पिघलाकर एक दूसरे से जोड़ा गया है, और ये सब बिना हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एरिक ने इन एच ब्लॉक्स का मुआयना किया। ये वो बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक्स थे जिन्हें एक साथ जोड़ा और कट किया गया है, जैसे पहले इन्हें बनाया गया हो, और वो भी ऐसे ताकि बाद में एक साथ अच्छी तरह से फिट हो जाएं और विशाल दीवारें खड़ी हो जाएं। ये एक ऐसा हाई टेक किस्म का कंस्ट्रक्शन है जिसने सोचने पर मजबूर तो किया है। पूमा पुंकू में हमें जो कुछ मिला है उसे मैं एरिक वॉन डैनिकन के मतलब की आर्कियोलॉजी कहूंगा। इन स्टोन्स में जिस तरह की कारीगरी इस्तेमाल की गई है वो अपने आप में काफी पेचीदा है, जो कम से कम टिवानाको में रहने वाले हमारे पूर्वजों का काम नहीं है। पत्थर तराशने वालों ने उनसे कहा कि इस तरह पत्थरों को तराशना लगभग नामुमकिन है। इस तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाना बेहद मुश्किल है, और इनको बनाने के पीछे उनका जो भी मकसद था आज भी उसकी तलाश जारी है। पुमा पुंकू के जिस पहलू ने वॉन डैनिकन पर जादू कर दिया था, वो थी इसके निर्माण से जुड़ी कहानियां जो उन्होंने इस इलाके के मूल निवासियों से सुनी थी। यहाँ रहने वाले लोगों को आईमारा कहा जाता है, और इन लोगों ने खुद कहा है कि पूमा पुंकू के निर्माण से उनका कोई लेना देना नहीं है। और तो और जब उनसे इन खंडहरों को बनाने वालों के बारे में पूछा जाता है तो वो आसमान की ओर इशारा करके जवाब देते हैं, लॉस डियोसिस यानी देवता। पूमा पुंकू में वो कहते हैं इस जगह को देवताओं ने एक रात में बनाया है। इसमें सच्चाई लगती है। आप एलियन कारीगरों की बात कर रहे हैं जो यहाँ आए थे, और उन्होंने अपने औजारों से वो चीज बनाई जिसे हम आज की बोली में बेसिक कैंप कहते हैं। उन्होंने यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट जैसा बर्ताव किया, कई चीजें सीखी, उनकी भाषा सीखी, और कुछ चीजें इंसानों को भी सिखाई। और एक दिन वो गायब हो गए। उनका काम पूरा हो गया था, और वो अपने सारे औजारों को वापस मदर स्पेसशिप पे ले गए और अपने पीछे छोड़ गए अपने बेसिक कैंप के खंडहर। क्या पुमा पुंकू वाकई प्राचीन इतिहास में पृथ्वी पर आने वाले एलियंस का बेस कैंप था? और क्या इन खंडहरों में दिखाई देने वाले बेमिसाल पत्थरों को बेहद एडवांस्ड बिल्डिंग मेथड से बनाया गया था? एरिक वॉन डैनिकन इसका जवाब सीधे और सटीक हाँ में देते हैं, और उनकी इस खोज ने उन्हें करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद
एक दूसरे प्राचीन शहर के खंडहरों का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। चिचेन इत्जा, मेक्सिको। यहां युकेटन पेनिनसुला में मौजूद हैं प्राचीन मायन शहर के खंडहर। ये शहर जो 750 से 1200 ईस्वी तक फला फूला। यहां सन 1969 में एरिक वॉन डैनिकन को शहर के बीचों बीच स्थित एल कैस्टियो के पिरामिड से जुड़े कुछ हैरत अंगेज तथ्य जानने को मिले। मैं उस ग्रेट पिरामिड के सामने खड़ा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सेंट्रल अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट से मिले हर मुमकिन लिटरेचर को पढ़ा था ताकि मैं उनकी सच्चाई को समझ सकूं। और सारा खेल फिर वहीं जा पहुंचा। यहाँ भी आसमान से उतरने वालों की कहानियां थी जिन्हें देवता कहा जाता था। प्राचीन मायान कथाओं के अनुसार उनके मुख्य देवता का नाम क्वेट्ज़कोएट्ल या कुकुलकान या गुकुमाट्स था। ये सभी एक ही देवता के अलग अलग नाम थे, जिन्हें पंखों वाला फ्लाइंग सर्पेंट या फ्लाइंग स्नेक बताया जाता है। सच्चाई तो यह है कि जो कुछ उन्होंने आसमान में देखा था उसी को उन्होंने अपनी समझ से फ्लाइंग स्नेक का नाम दिया। जब हम पूरी दुनिया में घूम रहे थे तो चिचेन इत्जा एक अहम लोकेशन साबित हुई। ये उन जगहों में से एक है जहां माना जाता है कि देवता इंसानों के भाग्य का फैसला करने के लिए उतरे थे। वहां एक खास पिरामिड है एल कैस्टियो यानी कासल, जहां साल में 2 बार आने वाले इक्विनॉक्सिस के दिन एक दिलचस्प लाइट शो देखने को मिलता है, 21 मार्च और 21 सितंबर के दिन। सुबह होते ही आप सूरज को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, और जब सूरज चढ़ता है तो आपको सीढ़ियों पर लाइट और शैडो के ट्रायंगल्स दिखाई देते हैं, और ये यहाँ बने 9 प्लेटफॉर्म्स की वजह से पैदा होते हैं। जब तक सूरज ऊपर रहता है, लाइट और शैडो ट्रायंगल्स धीरे धीरे पिरामिड से नीचे उतरते हैं, और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, गॉड कुकुलकान पृथ्वी पर आए थे और भविष्य में एक बार फिर आने का वादा करके वापस लौट गए, और अपने इस मंदिर के जरिए उन्होंने देवताओं की वापसी की सूचना देने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि इस काम को एरिक की उपलब्धियों में शुमार किया जाना चाहिए। वो न सिर्फ चिचेन इत्जा की कहानी को सामने लाए, बल्कि कई दूसरी जगहों को गुमनामी के अंधेरे से निकालने के लिए उन्होंने कई बारीकियों को देखा, उनकी अहमियत समझी और उन्हें नोट किया। ये वो डिजाइन है जिसे बनाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है और जिन्हें ट्रेडिशनल आर्कियोलॉजी ने हमेशा नजरअंदाज किया है। प्राचीन माया सभ्यता के एस्ट्रोनॉमी और बेमिसाल आर्किटेक्चर से जुड़े ज्ञान ने एरिक वॉन डैनिकन को यकीन दिला दिया था कि एंशिएंट एलियन की उनकी थ्योरी उनकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा गहरे राज छुपाए हैं। और इसी यकीन के अगले सबूत उन्हें एक दूसरे मायन टेम्पल में भी मिले। कहा जाता है कि इसमें इतिहास के पहले प्राचीन एस्ट्रोनॉट लॉर्ड पकाल आकर ठहरे थे। प्राचीन मायन शहर पलंके में एक टूम था जिसे 1950s में डिस्कवर किया गया था, और इस टूम के अंदर लॉर्ड पकाल के ताबूत पर एक लिड लगा हुआ था, और उस लिड को बेहद खूबसूरती के साथ लॉर्ड पकाल की पिक्चर से सजाया गया था, और उस पिक्चर में वो कई अजीबोगरीब चीजें कर रहे हैं। आपको आगे की ओर झुका हुआ शख्स दिखाई देता है, जैसे कोई रेसिंग मोटरसाइकिलिस्ट हो। उसकी नाक पर ऑक्सीजन मास्क जैसा कुछ लगा हुआ है, और अपने एक हाथ से एक बटन को दबा रहा है और दूसरे से कई चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी कैप्सूल में बनी चेयर पर बैठा हो। जब एरिक ने उस लिड को देखा तो उन्हें एक रॉकेट शिप में बैठे मायन किंग दिखाई दिए, और वो वापस सितारों की दुनिया में लौट रहे हैं। ये एक गजब की कल्पना थी, और ये उन खास चीजों में से एक है जो चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में दर्ज हैं। और जब दूसरे लोगों ने उस लिड को देखा और फिर एरिक की एक्सप्लेनेशन को, तो वो सहमत होने पर मजबूर हो गए। क्या एरिक वॉन डैनिकन सही थे? क्या लॉर्ड पकाल वाकई प्राचीन काल में पृथ्वी पर आने वाले कोई एलियन थे, यानी वो प्राणी जिसने इंसानों के साथ अपने दिव्य ज्ञान को बांटा था? 1970 में अपनी दूसरी किताब गॉड्स फ्रॉम आउटर स्पेस के बाजार में आने के बाद
एरिक वॉन डैनिकन ने खुद को ट्रेडिशनल साइंस और कन्वेंशनल रिलीजन के दो हिस्सों के बीच खड़ा पाया और खुलेआम दूसरे ग्रहों पर जीवन के विचार को नकार दिया गया। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें लेखक की कलम को धारदार सवालों का सामना करना था। चैरियट्स ऑफ द गॉड किताब छपने के 4 दशक बाद भी राइटर और रिसर्चर एरिक वॉन डैनिकन ने इंसान की उत्पत्ति किसी दूसरी दुनिया से होने की सच्चाई को जानने की खोज को जारी रखा है। मैं चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि समाज जल्दी ही मेरे विचारों को गंभीरता से लेना शुरू कर देगी और साथ ही साइंटिफिक कम्युनिटी भी इसकी गंभीरता को समझेगी। लेकिन मैं एक चीज जाहिर तौर पर बताना चाहूंगा, मैं यहाँ किसी नए धर्म की शुरुआत करने नहीं आया। अगर कुछ बेवकूफों ने मेरे विचारों को लेकर किसी नए धर्म की शुरुआत की तो शायद मैं दुनिया के सामने आना बंद कर दूंगा। मैं ये नहीं चाहता। धीरे धीरे एरिक वॉन डैनिकन के साथ लगातार कुछ लोग जुड़ते गए जिन्हें बाद में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के नाम से जाना गया। इन्होंने वॉन डैनिकन की खोज को आगे बढ़ाते हुए उसमें सुधार भी किए। मैं बेताब हूँ ये जानने के लिए कि यहाँ बैठे लोगों में से कितनों ने आसमान में अनजान चीजों को घूमते देखा है। अपने हाथ उठाइए प्लीज। मैं इसे असली इंसानियत का जज्बा कहूंगी क्योंकि मैं मानती हूँ कि पूरे इंसानी समाज को सच्चाई का पता चलना चाहिए ताकि उन लोगों को शांति मिल सके जो सच्चाई की तलाश में भटक रहे हैं। थैंक यू। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो चीजें हम जानते हैं उनमें से एक ये है कि हमारा बर्ताव दुनिया देखने के नजरिए से और हमें सिखाई गई मिसालों से बनता है, और मेरे ख्याल से हमें इस सोच को बदलना चाहिए। हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं और हम जिंदगी के इस विशाल नेटवर्क का ही एक हिस्सा है। पर्सनली मुझे लगता है कि ये बदलावों का दौर चल रहा है और ये वक्त के साथ आने वाला पॉजिटिव मूवमेंट है क्योंकि हम सब इसका हिस्सा हैं। हम समाज में रहते हैं और ये रीजनेबल है, और रीजनेबल होने से मेरा मतलब है वो बातें जो साइंस के हिसाब से मुमकिन है। इसलिए ये हमारे ऊपर है कि हम उस हर चीज को स्वीकार ना करें जो हमारे सामने रखी जाती है। प्लीज सवाल पूछिए मुझसे और अपने आप से भी, जैसा कि मैं करता हूँ। एरिक की एक बात मुझे बेहद पसंद है, वो हमेशा अनोखे आइडियाज लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी की कमियों की ओर इशारा किया। मैंने हमेशा ही एरिक के सभी नतीजों में हामी नहीं भरी, लेकिन वो हमेशा दिलचस्पी जगाने में कामयाब रहे। उन्होंने मुझे दुनिया का चक्कर लगाने को उकसाया, रिमोट आइलैंड्स और अनोखी आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने को कहा। मैं खुद उनकी सच्चाई को करीब से देखना चाहता था, और उन्होंने कई चीजों को जिस तरह से पेश किया, शायद मैं उनकी जगह होता तो वैसे पेश नहीं कर पाता। लेकिन वही मुझे और दूसरे लोगों को रास्ता दिखाते रहे। वहाँ जाओ, ये इन्वेस्टिगेट करो, खुद जाकर पता लगाओ, मेरी कई बातों पर यकीन मत करो। जब मैंने बेल्जियम की एक लाइब्रेरी में एंशिएंट सिविलाइजेशंस को खंगालना शुरू किया तो एरिक वॉन डैनिकन की किताब मेरे हाथ में आई और मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मैं भी उन लाखों या हजारों लोगों में से ही एक था जिन्हें एहसास था कि हमारा प्राचीन इतिहास जितना साफ सुथरा दिखाई देता है उतना है नहीं, और उन्होंने ही मेरे अंदर खोज की इस चाहत को जगाया था। मैं हमेशा से ही रीसेंट हिस्ट्री में दिलचस्पी लेता था और जानता था कि प्राचीन दुनिया के राज कहीं ज्यादा पेचीदा, ज्यादा खूबसूरत और कहीं ज्यादा दिलचस्प थे। तो पिछले 2 दशकों में एरिक ने ही मुझे प्रेरणा दी कि हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा और अपने दिमाग के दरवाजों को खुला रखना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे महान पूर्वज क्या जानते थे और हमारा इतिहास आखिर कैसे बुना गया। हमें एरिक वॉन डैनिकन की बात सुननी चाहिए। डैनिकन ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने दुनिया के सामने ये कहने की हिम्मत दिखाई है कि हाँ, ये मुमकिन है कि प्राचीन काल में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स हमारे ग्रह पर आते थे और हमारे पिरामिड्स, अनोखे टेम्पल्स जो खंडहर हो चुके हैं, ये सभी उनके यहाँ आने के सबूत हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ वक्त पहले तक एंशिएंट एलियन थियरी को शक की निगाह से देखने वालों में मेरा भी नाम था।
एग्जाम्पल के तौर पर पिछले 12 सालों में हम अपने गैलेक्टिक सिस्टम यानी मिल्की वे के छोटे से हिस्से को देखने में कामयाब हुए हैं और अब तक हमें 3000 प्लैनेट्स मिल चुके हैं। जब मैं सोचता हूँ कि पूरे गैलेक्टिक सिस्टम में इनकी मौजूदगी की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो जवाब ये है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही करीब 10 करोड़ प्लैनेट होंगे। इसलिए इस ग्रह से बाहर भी जिंदगी होने की पूरी संभावना है। और अगर हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं तो वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? हम इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते कि इस ग्रह की जिंदगी पर एलियंस की छाप हो सकती है। मैं अपनी ग्रैंड मदर को शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एंशिएंट एलियंस और एटलांटिस की कहानियां सुनाई। घर में डिनर टेबल पर सबके साथ बैठकर इतिहास को समझने की सोच दी। मेरा बचपन स्विट्जरलैंड में बीता है और एरिक वॉन डैनिकन भी स्विस हैं, इसीलिए मैंने उनके लेक्चर्स अटेंड करने शुरू किए। उनकी लिखी सारी किताबों को तरीके से पढ़ा। मैं उन जगहों पर गया जिनका जिक्र एरिक ने किया था, इसीलिए मेरे दिमाग में इन पॉसिबिलिटीज के लिए जगह बनने लगी, क्योंकि एरिक की किताबों में सवाल उठाना सिखाया गया था। क्या हो अगर हमारे इतिहास के बारे में जो हमें सिखाया गया है वो पूरी सच्चाई ना हो? क्या हो अगर हमारे ग्रह पर एलियंस आते रहे हों तो? इसका मतलब असली हकीकत जितनी हमें बताई गई है उससे भी ज्यादा शानदार है, क्योंकि दिव्य अलौकिक शक्ति सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। जीसस ने खुद कहा है कि मेरे पिता के घर में कई कमरे हैं। हो सकता है उन्होंने इन शब्दों को मेटाफोर की तरह यूज किया हो और वो पूरे यूनिवर्स को घर और अलग अलग ग्रहों पर पनपती जिंदगी को अलग अलग कमरों से जाहिर करना चाहते हो। हम खुद भी इसी जिंदगी का हिस्सा हैं। हालांकि आज तक कई प्रमुख विद्वान एरिक वॉन डैनिकन की विवादास्पद थ्योरीज को गुमराह करने वाले विज्ञान से ज्यादा कुछ नहीं मानते, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी की ओर से होने वाली उनकी पुरजोर कोशिशों की वजह से उन्हें मान्यता मिलने लगी। लेकिन ये मान्यता भी बुद्धिजीवियों के बीच नहीं, आम लोगों के बीच बनी थी। वो लोग जिनके पास स्विट्जरलैंड के इस लेखक की ही तरह उनके अपने मौलिक सवाल थे, फिर चाहे इसमें खुद एरिक वॉन डैनिकन को ही चुनौती देना क्यों ना शामिल हो। अपने एंशिएंट एलियन हाइपोथेसिस में आप किन किन चीजों के बारे में गलत थे? आज जब हमने मंगल ग्रह के राज जानने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और उस वक्त की ओर बढ़ रहे हैं जब स्पेस ट्रेवल एक आम बात हो जाएगी, तो क्या अब हमें उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे जिनकी तलाश इंसान को सदियों से है? हम कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम फिर से चांद को छूने जा रहे हैं। हमारे कदम मंगल की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बार जब अंतरिक्ष का ये सफर हमारे लिए आम हो जाएगा, एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स की बातें भी सबकी समझ में आने लगेंगी। वो इस सच को जानेंगे। किसी भी धारणा को तोड़ने में कई दशक और कई बार कई सदियां लग जाती हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दशकों में पूरा समाज मिलकर इस खोज में जुट जाएगा। मेरे ख्याल से एरिक को जल्दी ही इस मुहिम को शुरू करने का खिताब दिया जाएगा, उस शख्स के तौर पर जिसने इन सभी सवालों को इतने सलीके से उठाया कि दुनिया भर के लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उन पर सोचना शुरू किया। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो करीब 50 सालों से एंशिएंट एस्ट्रोनॉट जैसी चीजों की बात कर रहे हैं और लोग आज भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है कि अगर उनके विचारों में सच्चाई नहीं होती तो वो अब तक दम तोड़ चुके होते। क्या एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स वाकई पृथ्वी पर आए थे? अगर हाँ, तो उनके आने का मकसद क्या था? और इससे भी ज्यादा अहम सवाल, क्या वो लौट कर आएंगे? ये बेहद विकसित जीव जिनके पास हाई टेक्नोलॉजी, हाई सिविलाइजेशन है, शुरुआती इंसानों से मिलने और उन्हें कुछ चीजें सिखाने आए थे, जिनमें शामिल है एग्रीकल्चर और बिल्डिंग टेक्निक्स और भाईचारे के साथ मिलकर रहने के तौर तरीके, ताकि हम अपनी सभ्यता को विकसित कर सकें, मानव जाति को नए स्तर पर ले जा सकें, वो स्तर जो आज हमारी दुनिया में मौजूद है।
एंशिएंट एलियन हाइपोथेसिस की बात करें तो आपने किन चीजों को दरकिनार किया और आपने किन को गलत बताया और किन बातों को नया रूप दिया? हाँ, जब मैं जवान था तो जोश से भरा हुआ था और रिसर्च को 100% नहीं दे पा रहा था, इसलिए कई चीजों के बारे में मुझे मानना पड़ा कि मैं गलत था। और एक बार जब आप मान लेते हैं कि आप गलत हैं, तो आप हर अगली किताब के साथ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मैंने सीखा है कि सवाल पूछना कभी मत छोड़िए। हमारे साइंटिस्ट सिर्फ सामने की ओर देखते हैं, वो उन चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहते जो उनकी सोच और पहुंच से बाहर है। और यही वजह है कि आज हम यहाँ हैं। हमने सोचने का तरीका बदला है और दुनिया में फैले ज्ञान को चुनौती दी है। थैंक यू। ये तय है कि जो कोई भी वॉन डेनिकन की किताब पढ़ता है और उनके काम के बारे में सावधानी से सोचता है, उसे ताज्जुब जरूर होता होगा, फिर भले ही वो उनके नतीजों को एक्सेप्ट करे या फिर उन्हें नकार दे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई धर्म का गलत अर्थ निकाल लिया गया है? क्या वाकई यहाँ एंशिएंट एलियंस आए थे? क्या उन्हीं को हमने अपनी आस्था से जोड़ लिया है और उनकी छवि को धर्म का रूप दे दिया है? क्या वाकई हमारे धर्म एंशिएंट यूएफओ विजिट्स पर आधारित हैं? हमारे ग्रह पर इंसान 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक ग्रुप रिलीजियस है और दूसरा ग्रुप है साइंटिफिक ग्रुप। रिलीजियस ग्रुप का मानना है कि हर चीज को ईश्वर ने बनाया है, पूरी कायनात को, सूरज को, सोलर सिस्टम्स को, पेड़ों पौधों को, जानवरों को, लेकिन हम इंसान उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। दूसरा ग्रुप है साइंटिफिक ग्रुप। उन्हें लगता है कि हम म्यूटेशन, सिलेक्शन के बारे में सब कुछ जानते हैं और हम सब विकास का चरम रूप हैं। और दोनों ही केसेस में इंसानों को लगता है कि वो सबसे ऊपर है। हमसे ऊपर कोई प्रजाति नहीं है। हमें ये समझना होगा कि हम स्पेस में मौजूद लाखों प्रजातियों में से एक हैं। एलियंस यहाँ आ चुके हैं और आते रहेंगे। जल्दी ही वो मेहमान फिर से यहाँ दस्तक देंगे। क्या मनुष्य की उत्पत्ति हमेशा एक रहस्य ही रहेगी? इसका जवाब शायद हमारी आंखों के सामने ही है, पृथ्वी के हर कोने में मौजूद। हमें जरूरत है बस उस मुहिम को जारी रखने की जिसकी शुरुआत एरिक वॉन डैनिकन ने करीब आधी सदी पहले की थी। खोजते रहो, खोदते रहो और ऊंचे आसमानों को देखते रहो।